Payment of Gratuity Act 1972. Now start. So, first of all, the term gratuitous is derived from the Latin word जो term है gratuity. What the term is gratuity is derived from the Latin word gratuitous. जो gratuity word है वो Latin word से लिया गया है. Latin word से लिया गया है जिसका मतलब होता है gratuitous. So gratuity is the payment made by the employer to employee at the first time of termination of service. तो gratuity क्या है? तो gratuity एक पेमेंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है. कब देता है? एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. व्हेन एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस किस किस वजह से किस किस टाइम हो सकता है? आइदर बाय द रिट्रेंचमेंट ऑफ सुपरएनुएशन. व्हाट? आइदर बाय द रिट्रेंचमेंट ऑफ सुपरएनुएशन या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. व्हाट? या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. तीन टाइप में हो सकते हैं: रिटायरमेंट ऑफ सुपरएनुएशन, रिट्रेंचमेंट या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस. नाउ दिस इज ओल्ड एज रिट्रेंटल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट. ये क्या है? एक ओल्ड एज रिट्रेंटल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है. A lump sum amount is payable in consideration of past service rendered by the employer. तो जो ग्रेच्युटी होता है एक लम सम अमाउंट दिया जाता है एम्प्लॉय को ऑन द बिहाफ ऑफ पास्ट सर्विस जो कि रेंडर करता है एम्प्लॉय. तो द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी विल बी रिलीफ. व्हाट? जो पेमेंट है ग्रेच्युटी का वो एक टाइप का रिलीफ है जो रिटायर्ड एम्प्लॉय को दिया जाता है या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है जब एम्प्लॉय ड्यूरिंग द सर्विस वो मर जाता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाता है. उसके एक केस है मुंडपुर तप्ती मिल्स लिमिटेड वर्सेस मुंडपुर तप्ती मिल्स मजदूर संघ 1964. इसमें क्या गया था? इट वाज हेल्ड एट अ ग्रेच्युटी पेमेंट्स एक्सटेंड टू एन एम्प्लॉय on the retirement or discharge in addition to the retirement benefit payable to the employee. यही था एक केस. Now object. तो इस object an act is to be provide for a scheme for the payment of gratuity. What? For the payment of gratuity to the employees engaged. तो ये जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? व्हाट? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा? तो सबसे पहले फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल होगा, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, प्लांटेशन में, पोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन कंपनीज में, शॉप्स में या फिर बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट अदर एस्टेब्लिशमेंट्स फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर विद द और इंसिडेंटल देयर टू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट ग्रेच्युटी एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? तो फैक्ट्रीज में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, प्लांटेशन में, पोर्ट्स में, रेलवे कंपनीज में, शॉप्स में और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स में एंड मैटर जो कनेक्टेड है इस ग्रेच्युटी एक्ट से वहाँ पे अप्लाई हो जाता है. और वहाँ पर भी अप्लाई होगा जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं with aid of power. With aid of power means electricity. What? With aid of power means electricity. तो वहाँ पे काम कर रहे हैं. और जहाँ पे विदाउट एड ऑफ पावर अगर वहाँ पे 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर हो जाएगा. तो जो ग्रेच्युटी एक्ट है वो इंडिया में कब इफेक्ट में आया? तो 16 सितंबर 1972. 16 सितंबर 1972 में इंडिया में ये इफेक्ट में आया ग्रेच्युटी एक्ट. अब आता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. व्हाट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. ग्रेच्युटी एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? तो सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. व्हाट? ग्रेच्युटी एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज ए डिफाइन करता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, व्हाट? कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो बिलोंग्स करता है या फिर कंट्रोल है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. व्हाट?
कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो कि बिलोंग करता है या फिर कंट्रोल है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हुआ। या फिर कोई भी किसी भी स्टैब्लिशमेंट का एक से ज्यादा स्टेट में ब्रांचेस है, तो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। या फिर कोई भी फैक्ट्री बिलोंग्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंट्रोल, उसका ओवरऑल कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनेगा। या फिर ऑफ अ मेजर पोर्ट्स माइंस ऑयल फील्ड्स और रेलवे कंपनीज, वट मेजर पोर्ट्स हो गए, माइंस हो गए, ऑयल फील्ड्स हो गए, तो इस रेलवे कंपनी इस केस में आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनेगा। उसके बाद कोई भी केस हो जाता है, वट उसके बाद कोई भी केस हो जाता है बच जाता है, तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। उसके बाद एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई। एम्प्लॉय व्हाट एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई, एम्प्लॉय के सेक्शन में कौन कौन फॉल करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कोई भी पर्सन, दैट मीन्स हर एक पर्सन फॉल करता है, बट कंडीशंस यहाँ पे एक दे दिया गया है, अदर देन द एप्रीटेंस। व्हाट अदर देन द एप्रीटेंस, एप्रीटेंस का मतलब यहाँ पे ये होता है वह वर्कर जो अभी सीखने के लिए आया, कुछ आता नहीं है बस सीखने के लिए आया, उसे कहते हैं एप्रीटेंस। तो एप्रीटेंस आपका ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता है। और उसके बाद जो भी वर्कर्स बच जाते हैं, जो भी वर्कर्स या फिर पर्सन बच जाते हैं, वो सारे आपके ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो जाते हैं। जैसे हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस, वो पर्सन जो एम्प्लॉयड है किस चीज के लिए, वेजेस के लिए, वेदर द टर्म ऑफ वेदर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, भले उसमें जो टर्म है एम्प्लॉयमेंट का एक्सप्रेस किया गया है या फिर इम्प्लाइड किया गया है, तो वो क्या होगा, उसे एम्प्लॉय का सेक्शन में फॉल किया जाएगा। इन इन एनी काइंड ऑफ वर्क, बट किसी भी टाइप का काम, मैनुअल काम या फिर अदरवाइज कोई और काम हो गया, तो वो भी एम्प्लॉय का सेक्शन में फॉल करेगा। इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली काम कर रहे, थ्रू माइंस, ऑयल फील्ड्स, व्हाट फैक्ट्री में, माइंस में, ऑयल फील्ड्स में, प्लांटेशन में, पोर्ट्स में, रेलवे कंपनी में, शॉप्स में, या फिर अदर एस्टेब्लिशमेंट जो कि अदर एस्टेब्लिशमेंट जिस पे ये एक्ट अप्लाई होता है, तो वो सारे एम्प्लॉयज के सेक्शन में फॉल कर जाएंगे सेक्शन 2 क्लॉज सी के तहत। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय इस एक्ट में फॉल नहीं करेगा, उसके लिए स्पेशल अलग से ही एक्ट बनाया जाता है ना। एक तो केस है अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2004 एसजी। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय का डेफिनेशन पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि क्लियरली कि उसमें टीचर्स तो कवर ही नहीं होते, तो इसमें वही लिखा है, इट वाज हेल्ड दैट टीचर वाज हेल्ड टू बी नॉट एन एम्प्लॉय अंडर दिस एक्ट। तो बोला गया है एम्प्लॉय के डेफिनेशन में टीचर नहीं आ रहा है, तो टीचर को हम लोग एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। बट इसी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट कब का था, 2009, और 2009 में अमेंडमेंट किया गया और बोला गया कि अब से टीचर्स भी टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तो टीचर्स भी अब से एम्प्लॉय के डिफिनेशंस में फॉल करेंगे। तो इसका मतलब अब से टीचर्स भी क्या, अब से टीचर्स भी एलिजिबल है फॉर ग्रेचुइटी, ना एम्प्लॉयर। तो सेक्शन 2 क्लॉज एफ, एम्प्लॉयर कौन होगा ग्रेचुइटी एक्ट के हिसाब से, एम्प्लॉयर किसे मानेंगे, तो टर्म एम्प्लॉयर, बट जो टर्म है एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, पोर्ट्स या रेलवे कंपनीज और शॉप्स, इन सब के केस में किसे हम लोग एम्प्लॉयर मानेंगे। तो चलिए देखते हैं किसे हम लोग एम्प्लॉयर मानेंगे। बिलोइंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट,
और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारे जैसे एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, पोर्ट्स, रेलवे कंपनीज और सॉ, अगर ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के हाथों कंट्रोल या फिर बिलोंग्स करते हैं, इस केस में जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है, वट जो पर्सन या फिर अथॉरिटी अपॉइंट किया जाता है, उसी को हम लोग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसे अपॉइंट करता है जिस पर्सन या फिर अथॉरिटी को, तो उसी को हम लोग एज अ एम्प्लॉयर कहेंगे। अ, अगर कोई पर्सन या फिर अथॉरिटी अपॉइंट नहीं किया गया, तो उस केस में हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, बट हेड ऑफ द मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट कंसर्न को ही हम लोग क्या बना देते हैं, एम्प्लॉयर बना देते हैं। और नेक्स्ट, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, स्पोर्ट्स, रेलवे कंपनी या फिर शॉप्स, ये ये कंट्रोल हो रहा है या फिर बिलोंग्स कर रहा है लोकल अथॉरिटी के द्वारा। तो तो जो लोकल अथॉरिटी जो पर्सन को अपॉइंट करेगा, उसे कि हम लोग एम्प्लॉयर मानेंगे। अगर अगर कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं किया गया है, तो उस केस में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द लोकल अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ही हम लोग क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे। उसके बाद इन एनी अदर केस, what in any other case में the person who are authority which has the ultimate control over the affairs of the establishment, factory, mines, oil fields, plantation, ports, railway company और shops। तो uh, जैसे कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स, रेलवे कंपनी, इन सब पे उस पर्सन का अल्टीमेट कंट्रोल है। बट इन सभी पे उस पर्सन का अल्टीमेट कंट्रोल है। तो आज से उसी को हम लोग एम्प्लॉयर मानेंगे, भले उस पर्सन को किसी भी नाम से हम लोग क्यों ना पुकारे, जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, या फिर कोई भी नाम हो गया, तो उसे हम लोग एम्प्लॉयर बोलेंगे ना। अब आता है फैमिली। फैमिली सेक्शन 2 क्लॉज एच। फैमिली के डिफिनेशन में कौन कौन फॉल करता है, व्हाट फैमिली के डिफिनेशन में कौन कौन फॉल करता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच के तहत। तो इन केस ऑफ मेल एम्प्लॉय के केस में मेल एम्प्लॉय का फैमिली कौन कौन होगा, वो खुद हिमसेल्फ, उसकी वाइफ या फिर उसके बच्चे, भले मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, या फिर उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स। व्हाट डिपेंडेंट पेरेंट बोला गया, तो बी केयरफुल, डिपेंडेंट पेरेंट उसके फैमिली मेंबर्स में आएंगे, या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ, बट उसकी पत्नी के डिपेंडेंट पेरेंट्स भी फैमिली के सिकनेस सेक्शन में फॉल करेगा। और विडो और चिल्ड्रन ऑफ द प्री डिजीज्ड सन भी फॉल करेगा। इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के केस में वो खुद, उसका पति, उसका बच्चा, भले वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसका डिपेंडेंट पेरेंट्स या फिर डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज हर हस्बैंड, विडो, चिल्ड्रन ऑफ हर प्रीडिजीज्ड सन, वो भी फैमिली के सेक्शन में इंक्लूड कर दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच की तरह। नाउ वेयर द पर्सनल लॉ ऑफ एम्प्लॉय, व्हाट एम्प्लॉय का पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू का पर्सनल लॉ समझ लीजिए फॉर एग्जांपल। जैसे हिंदू का पर्सनल लॉ, यहाँ पे एम्प्लॉय का पर्सनल लॉ बोला, तो एम्प्लॉय का पर्सनल लॉ बोलेंगे। जैसे एम्प्लॉय का पर्सनल लॉ अगर बच्चा को अडॉप्ट करने का अनुमति देता है, बट बच्चा को अडॉप्ट करने का अनुमति देता है, लॉफुली अडॉप्ट किया, तो उस केस में वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, उसका हम लोग फैमिली के डिफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे। अगर whether a child of employee has been adopted by another person, बट जहाँ एम्प्लॉय का बच्चा किसी और पर्सन ने अडॉप्ट कर लिया और पर्सनल लॉ ये अलाउ करता है, देन उस केस में हम लोग उस चाइल्ड को एक्सक्लूड कर देंगे फैमिली के डेफिनेशन से। अब आता है और नोटिस शैल बी फॉर्म नंबर डी। फॉर्म नंबर डी में एक नोटिस तो देना पड़ेगा, जो सेंड करना पड़ेगा ट्रिप्ली ट्रिप्लिकेट को टू
बाय द एम्प्लॉय सेंड करेगा फॉर्म नंबर डी भर के ट्रिप्लिकेट को टू द एम्प्लॉयर, जो कि उसका 2 कॉपी करेगा। एक कॉपी उसको रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय को, और सेकंड कॉपी वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एरिया को जाके सबमिट कर देगा। एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय चाहे तो उस नोटिस को विड्रॉ कर सकता है फॉर्म नंबर ई भर के। अब आता है रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज क्यू। रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस of an employee otherwise than on superannuation। तो रिटायरमेंट का मतलब होता है सब कुछ बट सुपर एनुएशन को छोड़ करके। दैट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस तो इसमें इंक्लूड है बट सुपर एनुएशन इंक्लूड नहीं है। तो सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है? द टर्म सुपर एनुएशन एज रिलेशन टू एन एम्प्लॉय, the attainment by the employee of the such age as is fixed in the contract or condition of service as the age on the attainment of the which employee shall be vacate the employment। तो सुपर एनुएशन क्लॉज नंबर 2, सॉरी सेक्शन 2 और क्लॉज नंबर आर, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जब भी एक एम्प्लॉय सर्विस में आता है, बट जब भी एक एम्प्लॉय सर्विस में आता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है जिसमें कंडीशंस लिखे रहते हैं कि आपको एक फिक्स एज आएगा तो उस एज में आपको ये ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स सीट वेकेंट करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं सुपर एनुएशन। अब आता है वेजेस, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर एस, वेजेस। तो वेजेस में ऑल व्हाट सभी all emoluments, what all emoluments which are earned by the employee के द्वारा जो भी कमाया जाता है वो सारे वेजेस में आएंगे। while duty on leave according with the term or condition of his employment which are payable on him cash। तो वेजेस में हम लोग डियरनेस अलाउंस तो इंक्लूड करेंगे बट उसमें हम लोग कोई भी बोनस इंक्लूड नहीं करेंगे, ना ही कोई कमीशन, ना ही कोई हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम वेजेस और एनी अदर अलाउंस, ये कुछ भी वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ क्या इंक्लूड किया जाएगा? डीएनएस अलाउंस और बेसिक, यही ये तो हम लोग टैक्स में ही पढ़े थे ना। अब आता है कॉन्टिन्यूअस सर्विस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए की तरफ। व्हाट कॉन्टिन्यूअस सर्विस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए डील्स विद द कॉन्टिन्यूअस सर्विस। कॉन्टिन्यूअस सर्विस, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस किस को हम लोग कॉन्टिन्यूअस सर्विस में मानेंगे? एन एम्प्लॉय शैल बी सेड टू बी कंटिन्यूअस सर्विस। एक एम्प्लॉय को हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस मानेंगे अगर वो अपना सर्विस अनइंटरप्टेड दे रहा है। व्हाट, वो अपना सर्विस अनइंटरप्टेड दे रहा है। अनइंटरप्टेड मतलब डेली काम पे जा रहा है, अनइंटरप्टेड मतलब डेली काम पे जा रहा है, उसे हम लोग अनइंटरप्टेड कहते हैं। उसे हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस मानेंगे। इसमें इंटरप्टेड सर्विस भी आता है, मतलब कुछ कुछ दिन एज अ लीव हो गया, तो कौन सा दिन को लीव अगर हो गया तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस सर्विस मानेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस, बीमार हो गए उसके वजह से हम लोग नहीं जा गए काम पे तो कॉन्टिन्यूअस सर्विस में आएगा। एक्सीडेंट लीव, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव, या फिर ले ऑफ, स्ट्राइक or lack out or cessation of work not due to any fault of the employee की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूअस सर्विस में काउंट करेंगे ना। अब आता है वेयर एन एम्प्लॉय, बट जहाँ पे एक एम्प्लॉय है is not a continuous service within the meaning of clause 1 any period for 1 year or 6 months he shall be deemed to be continuous service under the employer। मतलब जहाँ पे एक एम्प्लॉय है तो यहाँ पे सीजनल स्टैब्लिशमेंट को छोड़कर जो जो साल के 12 महीना वहाँ पे काम चलता है तो उस केस में अगर एक साल में कितना दिन वो काम करेगा, वो एक साल में वो कितना दिन काम करेगा कि हम लोग उसे मानेंगे कि वो कंटिन्यूअस सर्विस में है। तो फॉर द सैड पीरियड जहाँ पे एक साल में 12 महीना काम होता है, दैट मीन्स 12 कैलेंडर मंथ्स preceding the date of reference to the which calculation is to be made has actually worked under the employer not less than। अगर
एक एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहा है अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहा है, वट अंडरग्राउंड माइंस में, या फिर उस एस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पे 6 दिन से कम, वट एक सप्ताह में 6 दिन से कम काम होता है, तो अगर वो वहाँ पे 190 डेज काम करता है, वट अगर वो वहाँ पे 190 डेज काम करता है एक साल, तो उससे हम लोग कॉन्टिन्यूस सर्विस मानेंगे। और दूसरा केस में एटलीस्ट तो आपको 240 डेज तो काम करने ही पड़ेंगे। ये था जहाँ पे साल के 12 महीना काम होता है। अब वो जहाँ पे साल के सिर्फ 6 महीना काम होता है, बट 6 महीना काम होता है, दैट मीन्स 6 कैलेंडर मंथ्स। तो उस केस में अगर एम्प्लॉय अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहा है, या फिर उस एस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है जहाँ पे 6 दिन से काम कम होता है, एक सप्ताह में 6 दिन से कम काम होता है, तो उस केस में अगर एम्प्लॉय 95 डेज वर्क कर रहा है तो उसे कंटिन्यूअस सर्विस में माना जाएगा। और दूसरा केस में 120 डेज तो आपको काम करने पड़ेंगे कंटिन्यूअस सर्विस में आने के लिए। Now, the number of days on which the employee has actually worked under the employer shall include the day। मतलब अ, वो सारे दिन जहाँ पे एम्प्लॉय एक्चुअली काम तो किया है एम्प्लॉय के से इंक्लूड कर देंगे। जैसे ही हैज बीन लेड ऑफ अंडर एनी एग्रीमेंट, बट ये लेड ऑफ हो गया है किसी भी अंडर एग्रीमेंट के द्वारा, वहाँ पे काम नहीं कर पाया, तो उसे हम लोग एज अ कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड करेंगे। या फिर ही हैज बीन लीव विद द फुल वेजेस अर्न इन द प्रीवियस ईयर में उसने जो भी कमाया था वो सारे वेजेस उसको दे दिया गया है, तो वो भी हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस में काउंट करेंगे। ही हैज बीन एब्सेंट ड्यू टू द टेम्पररी डिसेबलमेंट temporary disablement caused by the accident arising out of and in the course of his employment। और टेम्पररी डिसेबलमेंट हुआ एक्सीडेंट की वजह से और वो काम पे नहीं आया, तो उसको भी हम लोग एज अ कंटिन्यूअस सर्विस मानेंगे। और इन केस ऑफ फीमेल, बट फीमेल के केस में मैटरनिटी लीव देना पड़ता है, मैटरनिटी लीव जो कि डज नॉट एग्जिस्ट 26 वीक से एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम या फिर मैक्स मिनिमम तो 26 वीक्स देना ही पड़ता है, बट मिनिमम तो 26 वीक्स देना ही पड़ता है। तो उस केस में अगर वो एम्प्लॉय फीमेल नहीं आई तो उस समय हम लोग कॉन्टिन्यूस सर्विस मान लेंगे। और सीजनल स्टैब्लिशमेंट में कब कॉन्टिन्यूस मानेंगे, अगर एम्प्लॉय जितना दिन काम होता है उसका 75% तक 75% देर तक अगर वो काम किया है, तो उससे हम लोग क्या मानेंगे, उसे हम लोग कंटिन्यूअस सर्विस मानेंगे अकॉर्डिंग टू सीजनल स्टैब्लिशमेंट। कहता है डिसेबलमेंट का मतलब क्या होता है, डिसेबलमेंट का मतलब ही होता है इनकैपेबल टू वर्क। तो एम्प्लॉय इनकैपेबल है मतलब काम करने के लिए इनकैपेबल है, उसी को हम लोग कहते हैं डिसेबलमेंट ना। अब आता है नोटिस ऑफ ओपनिंग चेंज एंड क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अब नोटिस दिया जा रहा है किसके भी, किस पर्पस के लिए, फॉर ओपनिंग चेंज या फिर क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। रूल नंबर 3 प्रोवाइड करता है अगर व्हाट अगर within 30 days of the rules becoming applicable and establishment of firm, a notice form number A shall be submitted by employer to controlling authority of area। तो एम्प्लॉयर जिस भी एरिया में एज अपना एस्टेब्लिशमेंट ओपन करना चाहता है, ओपन मतलब खोलना चाहता है, तो उस केस में एम्प्लॉयर को उस एरिया के कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस एरिया के कंट्रोलिंग अथॉरिटी को 30 दिनों के अंदर अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म नंबर ए में नोटिस देना पड़ेगा कि हम स्टेब्लिशमेंट ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद अगर अ, अब आता है एक नोटिस फॉर्म नंबर बी में क्या है, अगर एम्प्लॉयर है अपना एस्टेब्लिशमेंट का कोई नाम चेंज करना चाहता है, एड्रेस चेंज करना चाहता है, या फिर एम्प्लॉयर भी चेंज हो रहा है, या फिर नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर एम्प्लॉयर को 30 दिनों के अंदर अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी
को नोटिस देना पड़ेगा ना। अब वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर है जिसका इंटेंशन है कि अब हम एस्टेब्लिशमेंट को बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे, तो 60 डेज, एटलीस्ट 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर उसे फॉर्म नंबर सी में नोटिस देना पड़ेगा। वो जो है वो जमा करना पड़ेगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि उसका इंटेंशन है बिजनेस बंद करने का। नाउ आता है डिस्प्ले ऑफ द नोटिस। तो डिस्प्ले ऑफ द नोटिस रूल नंबर 4 प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयर को वहां पे नोटिस लगाना पड़ेगा, जहाँ जैसे कि एंट्रेंस गेट हो गया तो एंट्रेंस गेट पे एक नोटिस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे क्लियरली भाषा में लिखा जाएगा, एक इंग्लिश भाषा में और एक लोकल लैंग्वेज में। लोकल लैंग्वेज मीन्स हो गया जहाँ पे हो रहा था कि सारे वर्कर्स इजिली उस भाषा को अंडरस्टैंड मतलब समझ सकते हैं। तो उस केस में क्या नेचर है इस बिजनेस का, क्या क्या काम चलता है, तो वो आप इसको बताना पड़ेगा। नाउ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 4। व्हाट पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर सेक्शन 4? कब आपको ग्रेच्युटी मिलेगा? तो सेक्शन 4 कहता है कि ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को दिया जाता है ऑन द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द रेंडरिंग कंटिन्यूअस सर्विस नॉट लेस देन 5 years। तो बोला आपको मिनिमम तो 5 साल काम तो करना पड़ेगा, क्या मिनिमम 5 साल तो काम करना पड़ेगा, तभी आपको ग्रेच्युटी के लिए आप एलिजिबल हो। तो ऑन हिज सुपरएनुएशन, ऑन हिज रिटायरमेंट, ऑन हिज रजिस्ट्रेशन या फिर ऑन हिज डेथ और डिसेबलमेंट ड्यू टू द एक्सीडेंट और डिजीज। डेथ के केस में या फिर डिसेबलमेंट के केस में 5 साल काम करना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि मौत बोल के तो नहीं आएगा ना 5 साल काम करो तब हम आएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। तो यही बोला गया है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इन तीनों में एप्लीकेबल होगा बट इसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। देखिए वही लिखा है कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल, वहाँ पे नेसेसरी नहीं होगा जहाँ पे एम्प्लॉय मर जाता है या फिर डिसेबल हो जाता है, उस केस में 5 साल करना मैंडेटरी नहीं होता। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस पार्ट देयर ऑफ एक्सेस 6 months, बट एक्सेस 6 months को हम लोग एज अ फुल ईयर कंसीडर करते हैं, तो हम लोग इन्हें इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। और जो एम्प्लॉय का रेट होता है सैलरी का वो 15 डेज, बट 15 डेज के बेसिस पे लेके करते हैं। नाउ इन केस ऑफ पीस रेटेड में 3 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बेसिस पे करते हैं। और यहाँ पे ओवर टाइम अलाउ नहीं है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय जहाँ पे एम्प्लॉय सीजनल स्टैब्लिशमेंट, एम्प्लॉय एम्प्लॉयड है अंडर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, तो इस केस में जो ग्रेच्युटी है वो 15 डेज को रिप्लेस करके 7 डेज कर दिया जाएगा, बट 15 डेज को रिप्लेस करके 7 डेज कर दिया जाएगा। That the amount of gratuity payable to an employee shall not exceed 20 months wages। 20 months wages एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और जो मैक्सिमम ग्रेच्युटी है कम से कम 20 लाख तो देना पड़ेगा, मैक्सिमम 20 लाख तक। बट ग्रेच्युटी कितना है, मैक्सिमम 20 लाख तक। For the purpose of computing gratuity payable to the employee who is employed after his disablement on reduced wage, his wages for the period preceding his disablement shall be taken to the wages received by him during that period, and his wages for the period subsequent to his disablement shall be taken to be wages so be reduced। मतलब एक एम्प्लॉय मतलब उसका अगर सैलरी 35 years उसको कुछ डिसेबलमेंट हो गया, तो अब उसका जो सैलरी है 35 की जगह 25 हो गया, तो उसी 25,000 सैलरी 25,000 वेजेस से उसी को पकड़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब आता है फॉरफीचर ऑफ ग्रेच्युटी। किस किस केस में ग्रेच्युटी को फॉरफीट कर लिया जाएगा, वट किस किस केस में ग्रेच्युटी को फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो द ग्रेच्युटी ऑफ एम्प्लॉय, वट द ग्रेच्युटी ऑफ एम्प्लॉय whose service has been terminated, whose service has been terminated, any act, willful omission, negligence, causing of any damage or loss or destruction of property belongs to employer
shall be forfeit to the extent of damage or loss caused। इसका मतलब हो रहा है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को कोई भी नुकसान हो जा रहा है, एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो उसका ग्रेच्युटी फॉरफिट कर सकता है। Now gratuity payable to an employee may wholly or partly forfeited। तो ग्रेच्युटी जब एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो किसका भी wholly या फिर पार्टली उसका ग्रेच्युटी फॉरफिट कर दिया सकता है। तो इफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन टर्मिनेटेड, अगर जो एम्प्लॉय उसका सर्विस सर्विस टर्मिनेट हो रहा है फॉर हिज रूट फॉर हिज जीओटस एंड और disorderly conduct or any other act violence on this part, तो wholly या फिर partly उसका कैचुटी जब्त कर लिया जाएगा। या फिर if the service of the employee has been terminated by act which constitute an offense involving moral turpitude, what turpitude, provided that such offense is committed by him in the course of the employment। तो इस केस में भी क्या होगा, उसका ग्रेच्युटी जब्त कर लिया जाएगा। तो जो ग्रेच्युटी है वट जो ग्रेच्युटी है एम्प्लॉय का जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है सॉरी, जब 5 साल हो जाता है तो उसका एज अ राइट हो जाता है कि ग्रेच्युटी रिसीव करने का। बट कुछ कंडीशंस है जहाँ पे उसका ग्रेच्युटी जब्त कर लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल, तो कैसे दिया जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम 20 लाख दिया जाता है और फॉर्मूला क्या है, तो लास्ट वेजेस ड्रॉन इनटू 15/26 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 26 डेज को यहाँ पे मंथ 1 मंथ कंसीडर किया गया है। तो अगर सीजनल हुआ, ये तो था जो साल के 12 महीना काम, सीजनल हुआ तो इस 15 को रिप्लेस करके हम लोग 7 कर देंगे और बाकी सब वही हुआ। नाउ नॉमिनेशन और सेक्शन 6 nomination। Section 6 provides for the filing nomination of the receiving a gratuity after the death of the employee। The following are to be noted in respect of nomination। तो सेक्शन 6 प्रोवाइड करता है कि फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन एम्प्लॉय को करना पड़ता है। तो ईच एम्प्लॉय जिसने 1 साल 1 ईयर सर्विस कंप्लीट कर लिया उसको नॉमिनेशन करना मैंडेटरी है। और कौन सा नंबर फॉर्म में, एफ नंबर फॉर्म में। अगर एम्प्लॉय चाहे तो एक से ज्यादा नॉमिनी रजिस्टर कर सकता है। उसके बाद इफ एन एम्प्लॉय हैज अ फैमिली, अगर एम्प्लॉय का फैमिली है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ नॉमिनेशन, तो उस केस में मिडवाइफ फेवर 1 और मोर मेंबर को बना सकता है अपने फैमिली। एंड एनी नॉमिनेशन मेड बाय द सच एम्प्लॉय फेवर ऑफ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ फैमिली शैल बी void। बट अगर एम्प्लॉय का फैमिली है तो फैमिली मेंबर्स में किसी को उसने नॉमिनेशन के लिए रजिस्टर करवाया है तो ओके। अगर फैमिली नहीं है, फैमिली के बाहर तुम करवाता है तो उसको हम लोग वॉइड मान लेंगे। इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ नॉमिनेशन, बट एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ नॉमिनेशन, अच्छा इसको हम जनरल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं। तो अगर एम्प्लॉय जब 1 साल काम कर लिया, एम्प्लॉय अगर 1 साल काम कर लिया और उसका कोई फैमिली नहीं है तो वो एज अ किसी पर्सन को एज अ नॉमिनेशन में रजिस्टर करवा सकता है। अगर जैसे ही फैमिली आया उसका, और जैसे ही फैमिली आया तो उस केस में जो पहले पर्सन को नॉमिनेशन बनाया था वो क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा फैमिली से। यही था ना। होता है डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 7। व्हाट डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 7, चलो देखते हैं क्या डिस्प्यूट है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेड बाय द एम्प्लॉय, कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है जो ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को पेमेंट किया जा रहा है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है उस केस में जो एम्प्लॉयर है उस ग्रेच्युटी को डिपॉजिट कर देगा उसके पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी में। वट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो डिपॉजिट कर देगा। उसके बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इंक्वायरी करेगा,
इंक्वायरी करेगा दोनों पार्टीज का और देखेगा कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोनों को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा दोनों को बीइंग हियर। उसके बाद अगर ग्रेच्युटी ज़्यादा निकलता है तो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, और जितना बोला है एम्प्लॉयर तो उसके इसमें एम्प्लॉय को उतना ही लेना पड़ेगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट टू द एप्लीकेंट वेयर ही हैज बीन एम्प्लॉयड, या फिर वेयर द एप्लीकेंट इज नॉट द एम्प्लॉय to the nominee or hire of employee if the controlling authority is satisfied that there is no dispute of the right of the applicant to see the amount of जब हम लोग जो अभी हम आपको समझा the application for gratuity rule number 7 की था application of for gratuity rule number 7 an employee who is eligible for payment एक एम्प्लॉय जो कि ग्रेच्युटी अमाउंट के लिए पेबल है और एनी द पर्सन जो ऑथराइज्ड है इन राइटिंग बट इन राइटिंग में to the act on his behalf shall apply ordinary within the 30 days. What within the 30 days from the date of gratuity becoming a payable in form number I to the employer. Employer को form number I के तहत इसको देना पड़ेगा। अगर where the date of superannuation or retirement of employee is known, then the employee may apply within the 30 days टाइमिंग में देना पड़ता है। ना नॉमिनेशन को देना जो नॉमिनी है उसको फॉर्म नंबर जे में देना पड़ता है विद इन द 30 डेज, और लीगल हायर है तो उसको फॉर्म नंबर के में देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। नाउ नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, व्हाट नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी विद इन द 15 डेज, बस 15 दिन के अंदर अंदर ग्रेच्युटी दे देगा। ये नहीं कि आज बोले 1 साल बाद देंगे, नहीं, विद इन 15 डेज ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, विद इन 15 डेज ग्रेच्युटी देना पड़ता है। रूल नंबर 7, तो इफ द क्लेम इज फाउंड एडमिनिस्ट्रेबल ऑन द वेरिफिकेशन के बाद जो है फाउंड एकदम सच है तो फॉर्म नंबर एल नोटिस किया जाएगा, फॉर्म नंबर एल टू द एप्लीकेंट एम्प्लॉय नॉमिनी या फिलिंग है केस में भी तो उस केस में जो डेट फिक्स किया गया है उस डेट में दे दिया जाता है लेटर देन 13th डे और 13th डे 13वां दिन उसके दे दिया जाता है। इफ द क्लेम ऑफ ग्रेच्युटी इज नॉट एडमिनिस्ट्रेबल, जितना बोला नहीं तो उस केस में फॉर्म नंबर एल एप्लीकेंट एम्प्लॉय नॉमिनी लीगल हायर केस में भी सेटिस्फाइंग द रीजन क्लेम ग्रेच्युटी नॉट कंसीडर्ड कॉपिंग ऑफ द नोटिस शैल बी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर जो बोला ना उतना हमें नहीं मानेंगे और तो हमको उस केस में वो जो अमाउंट है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जमा करो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके बाद डिसाइड करेगा। नाउ इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, in case of payment of gratuity is due to be made in the employer's office. In case of payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the employer's office document. So the date of fixed of the purpose of notice form number L shall be fixed by the employer. Shall fixed by the written application on the behalf made by the pay explaining not possible for him to present in डेट जो स्पेसिफाइड नहीं है तो उसे एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस किस में देना पड़ेगा, फॉर्म नंबर एल में, और उसे बताना पड़ेगा कि हाँ हम अवेलेबल नहीं हो पाए थे। इफ द क्लेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ अ नॉमिनी और लीगल हायर द एम्प्लॉयर में आस्क व्हाट एम्प्लॉय, अगर जो ग्रेच्युटी है प्रोवाइड किया जा रहा है उस केस में एम्प्लॉयर चाहे तो विटनेस और एविडेंस को बुला सकता है ग्रेच्युटी देने के लिए। A notice of form number L and M shall be served applicant within the personal service after the taking of this acknowledgement. Now powers of controlling authority. कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पावर्स क्या क्या है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पावर्स बहुत सारे हैं जो कि कोर्ट ने प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कोर्ट ने प्रोवाइड किए। तो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल enforcing the attestment, what enforcing the attendance of any person or examining him
इन्फोर्सिंग कर सकता है कितने दिन का काम किया है कि नहीं अटेंडेंस लेने के लिए। री the discovery or production of the document, receiving evidence of evidence, issuing commission for the examination of witness, ये सब चाहे तो ये सब कंट्रोलिंग ऑथोरिटी का पावर्स है। ना आता है अपील। व्हाट अपील आता है? अ पर्सन व्हाट अ पर्सन एग्रीव बाय a person aggrieved by an order may within 60 days first appeal करना है within 60 days from the date of recipient in order to prefer and appeal the appropriate government को such other authority जो specify किया है appropriate government within 60 days. Now appropriate government appellate authority in case में भी if the जो satisfy है what जो satisfy है appellant was the prevented by the sufficient case from the preferring the appeal within the 60 days जो कि extend किया जा सकता है बाद में 60 days. Appropriate government of the appellant authority as case may be may after giving the parties of the appeal reasonable opportunity being heard confirm or modify the results. Now recovery of gratuity under section 8 के तहत gratuity recover होगा। कितना gratuity recover होगा? चलिए देखते हैं। If the amount of gratuity payable under this act is not paid by the employer, अगर gratuity देना बनता है बट एम्प्लॉयर ने नहीं दिया तो उस केस में क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एक एप्लीकेशन देगा कलेक्टर को और कलेक्टर को बोलेगा जाओ 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 पैसा इकट्ठा करके लेके आओ ग्रेच्युटी। तो जो कलेक्टर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट मारेगा 9% के हिसाब से, उसके बाद लेगा ग्रेच्युटी, नहीं देगा तो उसका जमीन जायदाद बेच के ले लेगा। ना होता है पेनल्टीज अंडर सेक्शन 9। हर कहानी के अंत में आता है पेनल्टीज, सेक्शन 9 यहाँ पे आ गया है। नाउ whoever but whoever for the purpose of avoiding any payment to be made himself under this act enable or any other person avoid such payment acknowledge makes the cost made by the false statement or false representation for the purpose of avoiding payment को avoid करने के लिए खुद को तो उस केस में जो पेमेंट है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट, उस केस में ऐसा 1000 का फाइन लगेगा। कितना? 1000 रुपये का फाइन लेगा। 6 महीने तक के लिए उसको हटा दिया जा सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रोवेंस किया मतलब रूल का उल्लंघन किया तो उस केस में 1000 रुपये का फाइन और 6 महीने 1 साल के लिए एक्सटेंड करेगा बस। वेयर द ऑफरेंस रिलेटेड टू नन पेमेंट बट जो ऑफरेंस है नन पेमेंट के लिए और ग्रेच्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट देन द एम्प्लॉयर शैल बी पनिशेबल। नहीं दे रहा है तो एम्प्लॉयर को पनिशेबल किया जाएगा द टर्म 3 मंथ्स के लिए अनलेस द फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई होप आपका क्लास आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी दीजिए जिससे उनका ही मदद हो सके। तो तब तक के लिए गुड लक और अपनी पढ़ाई पे पूरा फुल फोकस कीजिए।